हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने जलालुद्दीन के मर्डर की बात की हुई थी कि जलालुद्दीन खलजी की कैसे मर्डर हो गई और उनके ही सन इन लॉ अलाउद्दीन खलजी ने उनका मर्डर कर दिया। तो अब नेक्स्ट सुल्तान बन गए अलाउद्दीन खलजी। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के और इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खलजी वॉज अली गुरशास्प. He was the nephew of Jalaluddin Khalji, born in circa 1266 AD and brought up by his uncle because of untimely death of his father. He did not receive proper schooling but grew up to be a brilliant warrior who, unlike his uncle, proved to be extremely ambitious, aggressive and selfish by nature. He was married to a daughter of Jalaluddin Khalji. तो क्या कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खलजी जो है उनका असली नाम अली गुरशास्प था। सिरका में जन्म हुआ था 1266 में और इनको जो है अलाउद्दीन खलजी ने ही इनकी देख रेख की क्योंकि बहुत ही कम उम्र में इनके पिता की डेथ हो गई थी और इनको कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिली बट ये बहुत अच्छे वॉरियर बने। पर ये अपने चाचा की तरह जो है सॉफ्ट हार्टेड नहीं थे। ये अग्रेसिव और सेल्फिश थे और साथ साथ काफ़ी एम्बिशियस थे। Alauddin played an active part in the Khalji revolution. When Jalaluddin became the Sultan, Alauddin was made Amir-e-Tuzuk, the master of ceremonies, while his younger brother Almas Beg who also happened to be son-in-law of Jalaluddin, received the office of Amir-e-Akhur, the master of horse. Alauddin gave proof of organizational skill as a commander in the suppression of Malik Chhajju's revolt and received the governorship of Kara in 1291. His successful expedition to Bhilsa earned him the exalted office of Aris-e-Mumlik, the minister of war, and additional charge of Iqta of Oudh. तो अलाउद्दीन जो है इन्होंने एक बहुत ही एक्टिव पार्ट प्ले किया खलजी रिवॉल्यूशन में। जब जलालुद्दीन सुल्तान बने तो अलाउद्दीन जो है वो अमीर-ए-तुजुक बने यानी कि सेरेमनीज को देखने वाले। और अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग जो हैं ये भी सन इन लॉ थे जलालुद्दीन के। इनको अमीर-ए-अखुर बनाया गया, मतलब मास्टर ऑफ हॉर्सेस, मतलब अस्तबल देखते थे, रॉयल अस्तबल के मास्टर। लेकिन अलाउद्दीन जो है वो जल्दी ही उनको जो है कारा की गवर्नरशिप भी मिल गई। क्यों? क्योंकि बलबन के रिलेटिव थे मलिक छज्जू और मलिक छज्जू ने रिवोल्ट कर दिया था जब जलालुद्दीन खलजी सुल्तान बने थे। तो इसके रिवोल्ट को बड़े ही सफलतापूर्वक जो है अलाउद्दीन ने जो है वो शांत किया था। तो इसीलिए अलाउद्दीन जो है वो क्या हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल उन्होंने अपना दिखाया और इस तरह से उन्होंने इनका रिवोल्ट जो है वो एंड किया। तो उनको गवर्नरशिप मिल गया कारा का और बाद में जो है उनको जो है वॉर मिनिस्टर भी बनाया गया और इक्ता जो है औध का भी उनको सौंप दिया गया। अभी ये अवध नहीं है, तो कारा और औध दो जगह का इक्ता इनके पास था और साथ साथ ये वॉर मिनिस्टर भी बन गए। Alauddin's family life was however not happy. He had two wives. One was the daughter of Sultan Jalaluddin and other named Mehru was a sister of Malik Sanjar. Mehru was the favorite wife of Alauddin, while Sultan's daughter was neglected by him because of her haughty demeanor. He fell out with the princess when she attempted to dominate her husband and exhibited open jealousy and contempt towards Mehru. Malika-e-Jahan, the chief queen of Sultan Jalaluddin, was equally aggressive. Instead of bringing about reconciliation between the husband and the wife, she sided with her daughter and found fault with Alauddin. तो क्या हो गया, अलाउद्दीन की फैमिली लाइफ इतनी भी हैपनिंग नहीं रही। अलाउद्दीन की दो पत्नियां थी, एक तो सुल्तान जलालुद्दीन की बेटी थी और दूसरी पत्नी का नाम मेहरू था। मेहरू अलाउद्दीन को ज़्यादा पसंद थी। एक्चुअली जो सुल्तान की बेटी थी, जलालुद्दीन की जो बेटी थी जिनसे अलाउद्दीन की शादी हुई, उनको काफ़ी घमंड था। वो बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करती थी अलाउद्दीन को, क्योंकि उनको ये था कि उनके पिता सुल्तान हैं, तो ऐसा। और वो जो है मेहरू से बहुत ही ज़्यादा जेलस रहती थी। और मलिका-ए-जहान जो कि सुल्तान जलालुद्दीन की बीवी थी, उन्होंने जो है इन दोनों के रिश्ते को ठीक करने की बजाय उन्होंने भी जो है अपनी बेटी का साथ देते हुए कहा कि अलाउद्दीन की गलती है।
बर्नी जो कि इतिहासकार हैं वो कहते हैं अलाउद्दीन वॉज averse to bringing the disobedience of his wife before the sultan, and he could not brook the disgrace which would arise from his derogatory position being made public. It greatly distressed him, and he often consulted with intimates at Kara about going on out in the world to make a पोजीशन फॉर हिमसेल्फ. अलाउद्दीन जो है वो उनकी जो वाइफ उनका डिसोबीडियंस करती थी, ये उनको अच्छा नहीं लगता था, और वो जो है ये सुल्तान को भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो जो है उनको लगता था कि उनका पोजीशन बहुत डाउन हो जाएगा अगर पब्लिक में पता चले कि उनकी बीवी उनकी बात को नहीं मानती है. तो इसलिए वो जो है वो अपने जो बहुत ही करीबी लोग थे उनसे वो डिस्कस करते थे कि वो बाहरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं. The estrangement of relation between Alauddin and the ladies of royal household had a very serious repercussions. Kara had already been a hotbed of intriguers. Malik Chhajju, who had raised a banner of revolt against Jalaluddin Khalji, had been sent to Multan, but many of his associate and military officers who had taken part in the revolt were imprisoned at Kara. Following in the footsteps of Jalaluddin, Alauddin set them free and took some of them into his service. तो क्या हो गया कि अलाउद्दीन जो है रॉयल हाउस कारा में जो है सिचुएशंस काफ़ी सीरियस था, मतलब बहुत सारे इंट्रीगर्स आते जाते रहते थे वहाँ, और मलिक छज्जू ने जो है एक बार जलालुद्दीन खलजी के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट किया, जिसमें अलाउद्दीन ने जो है उस रिवोल्ट को कोशिश किया कि ख़त्म करने की कोशिश की जाए, और कारा में जो है उनको मलिक छज्जू को उन्होंने इम्प्रिजन कर लिया. लेकिन अपने अंकल की ही तरह जलालुद्दीन की तरह ही अलाउद्दीन ने भी सारे लोगों को माफ़ कर दिया, उनको फ्री कर दिया और कुछ लोगों को अपने सर्विस में रख लिया. These disaffected persons began at once to suggest Alauddin that it was quite possible to raise and equip a large force in Kara and through Kara obtain Delhi. Money only was needed, but for want of that Malik Chhajju would have succeeded. Alauddin's successful expedition to Devgiri made up this deficiency. His ambition soared high and he hatched a conspiracy to usurp the throne, failing which he planned to escape towards Bengal and with his army and treasure and try to found an independent kingdom there. As luck would have it, the unsuspecting Sultan fell victim to the treachery of his beloved nephews and son-in-law, Alauddin and his younger brother Almas Beg, and facilitated the task of the latter. Of course, the plan to murder the Sultan was not preconceived. The decision to commit the crime seems to have been taken by Alauddin on the spot when unscrupulous nephew found that old monarch landing into Alauddin's armed forces unattended. तो क्या होता है कि जब उन्होंने मलिक छज्जू को जो है मतलब क्या किया, मलिक छज्जू और बाकी लोगों को छोड़ दिया और कुछ लोगों को सर्विस में भी रख दिया, तो इन लोगों ने अलाउद्दीन के कान को भरना शुरू कर दिया और उनको बताने लगे कि आप जो हैं वो आराम से दिल्ली के ऊपर राज कर सकते हैं. और ये हमेशा से राज तो करना चाहते थे, ये काफ़ी दुखी थे अपने फैमिली लाइफ से, तो इनको राज तो करना था, इनको कुछ अच्छा करना था ज़िंदगी में. तो कहते हैं कि आप जो है वो दिल्ली के ऊपर राज कर सकते हैं, आपको बस कुछ लोगों की ज़रूरत है और लोगों को ट्रेन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है. जब अलाउद्दीन ने इसी मकसद से देवगिरी पर एक्सपीडिशन किया और बहुत सारे पैसे भी आए, ऐसे में इन्होंने प्लान बनाया कि क्या करेंगे, पावर यूजर्प करके दिल्ली में क्या करेंगे कि अलाउद्दीन जो है वो बन जाएंगे नए सुल्तान. और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो ये पैसे वगैरह सब ले करके, आर्मी ले करके बंगाल की तरफ जा करके बंगाल में इंडिपेंडेंट किंगडम अपना सेटल कर लेंगे. लेकिन क्या हो गया, सुल्तान क्योंकि उन्होंने शक ही नहीं किया किसी भी बात पर, तो वो जो है अल्मास बेग और उनके बड़े भाई अलाउद्दीन, तो इन दोनों के बहकावे में आ गए और फिर जो है इन्होंने इनके काम को और आसान कर दिया. हाँ, पर इस पूरे प्लान में सुल्तान का मर्डर का प्लान जो है वो नहीं लगता है कि कहीं पर था. ये लगता है कि ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस डिसीजन रहा अलाउद्दीन खलजी का.
और ये जो है शायद इसलिए रहा क्योंकि सुल्तान जो है वो अनअटेंडेड थे, वो किसी आर्म्ड फोर्स के बिना आए कारा, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अलाउद्दीन was declared Sultan of Delhi immediately after the murder of Jalaluddin at Kara on July 20, 1296. Malik Ahmad Chhap rushed back to Delhi and held hurried consultation with the Jalali nobles and the Malik-e-Jahan for the future course of action. Arkali Khan, the second son of deceased Sultan and heir apparent to the throne of Delhi, was at Multan. His elder brother Khani Khana had died in 1290, soon after the Khalji revolution. As Arkali Khan was not immediately available in the capital at the hour of crisis, Malika-e-Jahan committed a fatal mistake in declaring her third son, Qadar Khan, as the Sultan, styled as Ruknuddin, and herself up as the regent. It forthwith led to division amongst Jalali noble. Arkali Khan, on hearing of it, felt so much affronted by this lapse on the part of his mother that he stayed back at Multan and did not come to defense of the capital. Meanwhile, Alauddin Khalji opened the chest of his treasures and won over the Jalali nobles and their soldiery by liberal distribution of gold and silver. तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब तो अलाउद्दीन ने मार दिया जलालुद्दीन को। ऐसे में जब ये न्यूज़ दिल्ली पहुँचा तो मलिका-ए-जहान से एक ब्लंडर हो गया। क्या ब्लंडर हो गया कि मलिका-ए-जहान को लगा कि अब क्योंकि सुल्तान तो नहीं रहे तो अब ऐसे में क्या करना है कि किसको सुल्तान बनाना है। तो जलालुद्दीन के जो सबसे बड़े बेटे थे वो खलजी रिवॉल्यूशन के ही समय में खानी खाना नाम था उनका, तो उनकी डेथ हो गई थी 1290 में ही। दूसरे बेटे जो अरकाली खान थे वो मुल्तान में रूल कर रहे थे और मुल्तान देख रहे थे, और तीसरे बेटे दिल्ली में थे कादर खान। तो दूसरे बेटे वो एबल भी थे, तो इन्होंने मलिका-ए-जहान ने दूसरे बेटे को न्यूज़ ही नहीं पहुंचाया और तीसरे बेटे को जो प्रेजेंटली अवेलेबल था उसको बना दिया सुल्तान और खुद जो है उसकी रीजेंट बन गई। इस चीज़ से जलाली नोबल्स जो है वो क्या हो गया, उनमें डिवीज़न हो गया। बहुत कोई अरकाली खान को सपोर्ट कर रहे थे और बहुत कोई जो है कादर खान को, मतलब कादर खान विथ रीजेंट एज मलिका-ए-जहान। तो ऐसे में क्या हो गया आई एम सो सॉरी, ऐसे में क्या हुआ कि अरकाली खान जो है जब उनको ये पता चला कि उनकी माँ ने ऐसा किया है तो वो काफ़ी दुखी हो गए, और वो उनको पता था कि जब अलाउद्दीन खलजी ने जो है ना ओपन रिवॉल्यूशन भी कर दिया दिल्ली पर, तो वो दिल्ली को बचाने नहीं आए। और अलाउद्दीन खलजी ने इधर क्या किया, जलाली नोबल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा पैसा उनको हो ही गया था ट्रेचरी से देवगिरी के, तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर दे करके क्या किया कि खरीद लिया नोबल्स को। ऐसे में क्या हुआ, अलाउद्दीन took 3 months to reach Delhi. By this time, he had under his command more than 1,00,000 of the army. On his way to Delhi, he had literally been showering gold and silver over the heads of the people to win their support. He entered the capital on 26 October 1296 in great pomp and was accorded reception by the entire populace amidst great rejoicing. The members of the Jalali family had already fled to Multan. He took his seat upon Balban's throne in the Daulat Khan-e-Julus and was formally crowned with the title Abul Muzaffar Sultan Alaud Dunya wa Din Muhammad Shah Khalji. He offered high offices to his friends and associates, albeit many of the Jalali nobles were confirmed in their old assignment, so much so that even in the Wizarat, the office of the Prime Minister continued to be held the old incumbent ख्वाजा खातिर। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन को 3 महीने लगे दिल्ली पहुँचने में, और दिल्ली पहुँचते वक्त पहुँचते उनके पास 1,00,000 की आर्मी जो है इकट्ठा हो गई थी। रास्ते में लिटरली अलाउद्दीन ने क्या किया, लोगों पर सोने और चांदी की वो वर्षा करते हुए लोगों के ऊपर वो गए, मतलब बांटते हुए गए लोगों को, ताकि लोग जो है उनको सपोर्ट करें। और जब 26 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचे तो इनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ। जनता पूरी खुश थी, क्योंकि मतलब उन्होंने जनता का सपोर्ट जीत लिया था। और जो जलाली फैमिली थी, जलालुद्दीन की जो फैमिली थी, सबके सब मुल्तान चले गए थे।
भाग गए थे। और ऐसे में क्या हुआ कि अलाउद्दीन जो है उन्होंने जाकर के बलबन के थ्रोन पर वो जाकर बैठ गए और उन्होंने जो है उनका जो है रिसेप्शन हुआ और अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया दिन मोहम्मद शाह खलजी के नाम से वो जो है वो थ्रोन पर बैठे। उन्होंने हाई ऑफिसेस दिए उन लोगों को जिन्होंने उनका मदद किया, और पुराने जलाली मंत्री जो उनके खिलाफ जो उनके जो है साथ थे, तो उनको भी उन्होंने जो है अपने पुराने पोस्ट पर बने रहने दिया। इतना मतलब उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, इतना अवॉर्ड किया कि जो प्राइम मिनिस्टर थे ख्वाजा खातिर, उन्होंने उनको भी बने रहने दिया। अलाउद्दीन्स यंगर ब्रदर अल्मास खान बिकेम द प्रीमियर नोबल ऑफ द स्टेट and with the title Ulugh Khan, while Malik Sanjar was styled Alp Khan. Malik Hazrabuddin, now styled Jafar Khan, became the अरीज़ मुमलिक। तो क्या कहा जा रहा है, अल्मास बेग जो कि अलाउद्दीन के छोटे भाई थे, उनको उलुग खान की उपाधि दी गई और उनको स्टेट नोबल बना दिया गया। और मलिक संजर जिनको को अल्प खान की उपाधि दी गई, मलिक हज़बारुद्दीन को जो है जफ़र खान की उपाधि दी गई और वो अरीज़ मुमलिक बने। नुसरत खान जो है उनको कोतवाल बनाया गया दिल्ली का, और अलाउल मुल्क जो है उनको जो है कारा का गवर्नर बना दिया गया। All the soldiers were granted 6 month salary as a reward. सभी के सभी सोल्जर को 6 महीने की सैलरी दे दी गई रिवॉर्ड के तौर पे। उलेमा, शेख एंड अदर नोबल्स एंड ऑफिशियल्स रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड। उलेमा, शेख और बाकी लोगों को लैंड दिया गया, टाइटल्स दिया गया, और जो भी विजिटर्स थे कैपिटल को उनको जो है और उसके इनहैबिटेंट्स को भी गिफ्ट दिया गया। मतलब लोगों को भी गिफ्ट दिया गया, जो कैपिटल विजिट कर रहे थे और कैपिटल में रहने वाले लोग, उनको भी लिबरल गिफ्ट दिया गया सुल्तान की तरफ से। पब्लिक जो है फेस्टिविटीज एट द स्टेट एक्सपेंस कंटिन्यूड फॉर वीक, और मतलब सप्ताह तक जो है लोगों को खिलाया पिलाया गया, और मतलब स्टेट जो है वो इसकी भरपाई कर रही थी। बर्नी कहते हैं अलाउद्दीन के एक्सेशन टू द थ्रोन पर, बर्नी कहते हैं पीपल वेयर सो डेल्यूटेड बाय द गोल्ड which they received that no one ever mentioned the horrible crime which the Sultan had committed, and hope of gain left them no care for anything else. तो क्या हो गया ना कि एक्चुअली कहा जा रहा है कि जो सोना अलाउद्दीन ने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, उस सोने ने लोगों को इतना बेहोश कर दिया, उस सोने के नशे ने, कि लोगों को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या क्राइम करके अलाउद्दीन जो है वहां तक पहुंचे हैं, और उनको लग रहा था कि आगे भी ये तो मिलते रहेगा। तो सब अलाउद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे, एंड एवरीवन वाज जेन्युइनली हैप्पी फॉर अलाउद्दीन कि वो सुल्तान है। लिक्विडेशन ऑफ जलाली फैमिली। Alauddin's first task after the occupation of Delhi was to settle his scores with Jalali family headed by Arkali Khan, the governor of Multan and Sindh. Ulugh Khan and Zafar Khan were dispatched to Multan with 40,000 army. They laid siege to the fort of the Multan and compelled its defenders to offer submission after 2 months' strenuous effort. Arkali Khan, Qadir Khan, Malik Ahmad Chap and Ulugh Khan, the Mongol son-in-law of Jalaluddin Khalji, were taken captives and blinded. Arkali Khan, Qadir Khan and 2 sons of the former were handed over to the Kotwal of Hansi, who put them to death after some time. Malik Ahmad Chap, Ulugh Khan and ex-Malikaye Jahan were kept in confinement at Delhi in the custody of Nusrat Khan, and nothing was heard of them afterwards. Obviously, they were all liquidated. Ulugh Khan was appointed governor of the Iqtas of Multan and Sindh. The land and properties of all the ex-Jalali nobles and their favorites in those provinces were confiscated, and all those who had collaborated with Jalali princes were severely punished. तो क्या हो गया इसके बाद फिर अलाउद्दीन के जो है, अलाउद्दीन ने सबसे पहला काम क्या किया कि उनको अब जलाली फैमिली के हर इंसान को ख़त्म करना है, ताकि बाद में फिर कोई आकर के वापस से जो है ना थ्रोन की डिमांड ना करे। तो मुल्तान और सिंध में 40,000 लोगों को भेज दिया उलुग खान और जफर खान के लीडरशिप के अंदर अलाउद्दीन ने, और मुल्तान के किले को जो है इन्होंने सीज किया, 2 महीने तक जो है सीज करके रखा। फाइनली अरकाली खान, कादर खान, मलिक अहमद छाप और जो पुराने उलुग खान थे, जो कि जलालुद्दीन खलजी के दामाद भी थे मंगोल,
तो उन सब को जो है ये लोग जो है बंदी बना करके लाया गया और उनको जो है उनको अंधा कर दिया गया। अरकाली खान, कादर खान और उनके 2 बेटे जो हैं उनको जो है हंसी के कोतवाल को सौंप दिया गया और उन्होंने कोतवाल ने अरकाली खान, कादर खान और उनके बच्चों को मार दिया। मलिक अहमद छाप और उलुग खान, ये उलुग खान वो हैं जो जलालुद्दीन खलजी के जो हैं जलालुद्दीन खलजी के जो वो थे सन इन लॉ थे। तो इनको जो है और मलिकाए जहान को जो है वो कन्फाइनमेंट में जेल में रखा गया नुसरत खान की कस्टडी में, और बाद में इनके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो ऑफ कोर्स इनको भी मार दिया गया होगा। और ये जो नए उलुग खान है जिनको अलाउद्दीन ने अपॉइंट किया है, अब इस उलुग खान को जो है मुल्तान और सिंध का इख्ता मिल गया। लैंड और प्रॉपर्टीज़ जो है एक्स जलाली नोबल्स के और उनके फेवरेट्स के या जिन्होंने भी जलाली नोबल्स को सपोर्ट किया उनको पनिश किया गया, लैंड छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें की गई। एंड ऐसे क्या हो गया, एंड हो गया जलाली नोबल्स का। नाउ अलाउद्दीन एज एन ऑटोक्रेट। तो लेट अस स्टार्ट। तो अलाउद्दीन की थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? Unperceived by his courtiers, the ex-colleagues and collaborators, Alauddin assumed a volte-face in his attitude towards the nobility immediately after the conquest of Multan and Sindh and liquidation of Jalali family. Once he felt secure on the throne, Alauddin, in a surprise move, laid his hand upon all the ex-Jalali nobles who had betrayed their old master on the receipt of rich reward for him. Alauddin has immensely benefited from their support a short while ago. Nonetheless, he condemned the past treacherous conduct towards the Jalali family and declared them to be undependable and untrustworthy. Alauddin took back the excessive gold and silver which he had given to them as a bribe, so as to say, deprived them of honors, blinded some and beheaded the others. Alauddin took the next step in the reversal of policy towards his old associates and personal friends. तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अलाउद्दीन की थ्योरी ऑफ किंगशिप। तो अभी तक सबको लग रहा था अलाउद्दीन कितना ज़्यादा मतलब दयालु हैं, वो लोगों को मतलब सोने और हीरे की बारिश कर रहे हैं, मतलब हीरे नहीं चांदी की बारिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुल्तान और सिंध कैप्चर कर लिया अलाउद्दीन ने, और जैसे ही जलाली फैमिली ख़त्म हुई, जलाली फैमिली का लिक्विडेशन हुआ, अलाउद्दीन का एकदम मतलब कह सकते हैं कि उनका जो है उनकी पूरी तबीयत बदल गई है ना, उनका पूरा बिहेवियर बदल गया। और उन्होंने क्या किया, जितने भी पुराने नोबल्स थे, जलाली नोबल्स, जिन्होंने कुछ पैसे की लालच में अलाउद्दीन को सपोर्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये एकदम ट्रस्टवर्दी नहीं है, इन्होंने पुराने मास्टर को छोड़ के हमको सपोर्ट किया तो कल को हमें छोड़कर किसी और को भी सपोर्ट कर देंगे। अलाउद्दीन ने सबसे पहले उनको जितने भी गोल्ड और सिल्वर दिए थे वो सारे ले लिए और फिर उनके ऑनर्स उनसे ले लिए, फिर कुछ लोगों को अंधा कर दिया और बाकी को जो है वो मरवा दिया। नेक्स्ट स्टेप is the reversal of policy towards old associate and personal friends. Then holding the high offices, Alaul Mulk was called to Delhi and made to surrender all the elephants and treasures which Alauddin has left with him at Kara. Owing to his bulky physique, he was no longer thought fit for active service. He was asked to stay in capital as its kotwal, while Nusrat Khan, who was instrumental in extracting a crore of tankas for the treasury by levying fines and confiscations on ex-Jalali nobles, was sent to Kara as its new governor. नया क्या किया, अब ये जो है अपने एसोसिएट्स को इन्होंने के पावर को कर्ब डाउन करने की कोशिश की अलाउद्दीन ने। अलाउल मुल्क जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था, जिनको इन्होंने कारा की जो है गवर्नरशिप दिया था, एलिफेंट दिया था, ट्रेजर्स दिया, सबसे पहले तो एलिफेंट और ट्रेजर्स इनसे वापस लिया। फिर कहा कि देखिए आप, क्योंकि बिल्कुल आपकी फिजिक सही नहीं है ना, बॉडी मतलब प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं थी इनकी, तो इस वजह से बल्कि थे, ये मोटे थे, तो इनको क्या कहा गया कि आप जो है गवर्नर नहीं रह सकते कारा के। और नुसरत खान जिन्होंने 1 करोड़ टंका जो है वो पुराने जलाली नोबल्स से वसूल लिया था, तो नुसरत खान को जो है कारा का गवर्नरशिप मिल गया। और अलाउल मुल्क को जो है अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउल मुल्क को जो है उन्होंने कोतवाल बना दिया। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद बाय हिज डिक्टेटोरियल कमांड्स एंड क्विक रिप्लेसमेंट ऑफ हाई अप्स,
Alauddin established complete dominance over the nobility so that none of them might grow too powerful and influential or develop vested interest at any place or in any office before any of his colleagues could pause to think of his bilateral relations with Sultan. Alauddin Khilji had put himself far above their heads and assumed the most dictatorial and autocratic power. तो क्या हो गया, इसके बाद फिर क्या होता है कि फिर अलाउद्दीन जो है वो कमांड्स देते हैं, क्विकली रिप्लेस कर रहे हैं लोगों को, है ना, और कंप्लीट डोमिनेंस जो है नोबिलिटी के ऊपर बना लिया, क्योंकि एक नोबल को हटा करके वहाँ उसकी पावर किसी और को दे रहे हैं, तो नोबिलिटी को डर हो गया कि उनका जो है पोजीशन वो सिक्योर नहीं है। इससे पहले कि अलाउद्दीन को, जिन लोगों ने अलाउद्दीन के जो दोस्त हुआ करते थे या जिन्होंने अलाउद्दीन का साथ दिया, इससे पहले कि वो ये समझ पाते कि वो अलाउद्दीन के साथ उनका क्या रिलेशन है, अलाउद्दीन उनसे काफ़ी ऊपर जा चुके थे और खुद को एक ऑटोक्रेटिक रूलर की तरह उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। फॉर हिम देयरफॉर द रिवाइवल ऑफ बर्बन्स थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप was only a matter of formality. He declared himself to be the Jil-e-Lahi, the shadow of God on the earth, and claimed divine powers and virtues for the sovereign, who, according to him, stood no comparison with other human being. He believed in the theory of kingship knows no kinship, which implied that all the inhabitants of his dominion were either his servant or his subject. He regarded the king to be above the law of the land, rather his word was the law. This concept was in contradiction to the principle of Islamic theology on which the Turkish state was originally founded in India. तो क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन जो है इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइन राइट, बलबन की तरह ये भी जो है डिवाइन राइट प्रोपगेट करने लगे। इन्होंने कहा कि मैं जिले-लाही हूँ, मतलब अल्लाह की परछाई हूँ, और साथ साथ इन्होंने जो है इस क्योंकि ये अल्लाह की परछाई है, तो अब ये जो है जिनको भी रूल कर रहे हैं या जो भी इनके लोग हैं, कोई भी यानी तो वो इनके सर्वेंट है, यानी तो इनके सब्जेक्ट है, प्रजा है, कोई इनके आसपास का नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब एक राजा का कोई रिलेटिव नहीं होता, तो यानी तो इनके सर्वेंट है, यानी तो इनकी प्रजा है। और फिर ये इन्होंने कहा कि किंग जो है वो लॉ से ऊपर है, वो न्याय से बढ़कर है, यानी कि मतलब उन्होंने जो किंग ने जो कहा वही लॉ है, वही न्याय है, वही कानून है ना। पर इस्लामिक थियोलॉजी जो थी वो ये ऐसा नहीं कहती थी। इस्लामिक थियोलॉजी का कहना था कि किंग को इस्लामिक लॉ से, शरीयत से चलना था, पर अलाउद्दीन ने कहा कि किंग जो कह रहा है वही कानून है। Alauddin was a Sunni Musliman who professed adherence to the faith and never disputed the injunctions of Islamic law. Nevertheless, as a ruler, he was the law unto himself. In his dialogues with Qazi Mughziddin of Baina on the state policy, Alauddin once expressed his view on the subject thus. तो अलाउद्दीन वैसे सुन्नी मुसलमान थे और मानते भी थे अपने फेथ पर, और इस्लामिक लॉ को उन्होंने चेंज करने की कोशिश नहीं की, बट एज अ रूलर वो मानते थे कि उन्होंने जो कहा वही लॉ है। और एक बार काजी मुगीजुद्दीन जो कि बैना के थे, उनसे एक बार जो है उन्होंने, उनके कुछ डायलॉग्स थे जो कि जिसमें उन्होंने कुछ एक्सप्रेस किया, वो कुछ ऐसा था, टू प्रिवेंट रिवेलियन इन विच 1000 पेरिस I issue such orders as I conceive to be for good of the state and benefit of the people. Men are heedless, disrespectful and disobey my commands. I am then compelled to be severe to bring them into obedience. I do not know whether this is lawful or unlawful. Whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency, that I decree. तो वो कहते हैं कि मैं रिबेलियन को बचाने के लिए या हज़ारों लोगों के ख़त्म हो जाने के लिए, क्या ख़त्म ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे जो लगता है कि मेरे एम्पायर के लिए सही है मैं वही करता हूँ, जो मुझे लगता है लोगों के बेनिफिट के लिए है। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें लॉ में लिखी है कि नहीं, पर मुझे जब कंपेल किया जाता है, क्योंकि लोग जो है वो बातों से मानते नहीं है, डिसरिस्पेक्टफुल है, तो मुझे जब कंपेल किया जाता है तो मैं सीवियर होता हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें लॉ में है या नहीं है। अलाउद्दीन्स Rhetorics on state policy as given above can be understood better if we substitute him for the state and his self-interest for the good of the state. So यहाँ पर जो है ना, अलाउद्दीन एक्चुअली में ये नहीं कह रहे कि मैं गुड ऑफ द स्टेट चाहता हूँ, है ना, ऐसा वैसा। एक्चुअली में अलाउद्दीन के अकॉर्डिंग गुड ऑफ द स्टेट क्या है, जो उनके लिए गुड है ना।
So far as his position as head of an Islamic state was concerned, Alauddin continued to style himself Yamin-e-Khilafat Nasiri Amir-ul-Mu'min. Albeit, he never felt the necessity of invoking Caliph's name to justify and strengthen his claim to sovereignty. He never applied to investiture by the Caliph, nor regarded the latter to be his political superior. Reference to the Caliph in official record continued to be made simply to keep the tradition of caliphate theoretically alive. तो अलाउद्दीन के जो भी मतलब स्टेट वाले जो भी चीज़ होते थे तो उसमें जो है कैलिफ का नाम मेंशन जरूर होता था, पर अलाउद्दीन जो है वो कैलिफ को जो है ऐसा नहीं अलाउद्दीन मानते थे कि कैलिफ से उनको क्लेम मिलेगा और तभी वो पॉलिटिकली सुपीरियर होंगे, है ना। वो ऐसा नहीं मानते थे कि कैलिफ उनसे बढ़कर है, और वो बिल्कुल मतलब उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो कैलिफ से जो है ना लेजिटिमेसी प्राप्त करें, जैसे बाकी इल्तुतमिश ने किया था या बाकी लोगों ने किया था। आगे, द नोबिलिटी एंड द उलेमा wielded influence in the state affairs and exercised some check on the powers and functions of Mamluk sultans of Delhi. Alauddin Khalji sternly curbed their power and did not give them a free hand in determining the state policy. He was highly self-willed and autocratic ruler who struck terror in the hearts of the minister, military general and ruling elite. Therefore, none dared to give him any advice or contradict his views or orders. The nobles were kept firmly under his thumb by the Sultan, while the ulema, though kept in good humor, were never permitted to interfere in the state policy. Of course, Alauddin did not antagonize the mullahs and the sheikh through public criticism or ridicule. The Muslim scholars, saint, sheikh and mullahs received liberal stipends and honors. All posts in the judicial and educational establishment were reserved for them. Their chiefs were given a free hand in administering the educational institution, court, holy places, religious endowments and charitable funds. They also enjoyed sufficient freedom of action, tackling the socio-religious problems of the Muslim community. At times, Alauddin successfully exploited Muslim fanaticism in his wars against the Hindu chieftains and treatment of the Jimmis. Nevertheless, Alauddin Khalji was the first among the Turkish sultans of Delhi who separated religion from state politics and initiated what may be called secular state policy based on the principle of absolute despotism. तो फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन जो है उन्होंने जो है कभी भी, जैसे कि ममलुक सुल्तान के केस में क्या हुआ करता था कि नोबेल्स या फिर मिनिस्टर्स जो है वो कभी कभी ना थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखते थे स्टेट मैटर में। अलाउद्दीन ने इसको एकदम बंद कर दिया। अलाउद्दीन के समय में मिनिस्टर्स डरते थे कुछ एडवाइस भी देने से। अलाउद्दीन ने जिसको कहते हैं एक प्रॉपर ऑटोक्रेटिक रूल वो बनाया। अलाउद्दीन जो है इस मतलब लेकिन उलेमा की इज्जत करते थे, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखा था, पर उनको भी स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करने देते थे। वो जो है ऑफ कोर्स पब्लिक क्रिटिसिज्म या रेडिक्यूल नहीं करते थे उनको, और उनको जो है रिलीजियस मामलों में पूरी आज़ादी दी गई थी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको अलाउ किया गया था रहने के लिए। लेकिन और कभी कभी इन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथी का भी यूज़ किया जब ये हिंदू चीफ्टन से लड़ते थे तो। लेकिन अलाउद्दीन जो है वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने रिलीजन और स्टेट अफेयर को पूरे तरीके से अलग किया। मतलब इन्होंने कह दिया मुल्ला और उलेमा से कि आप जो है वो रिलीजियस मैटर में यू कैन नॉट एडवाइज, है ना। और इन्होंने सेक्युलर स्टेट पॉलिसी बनाया। सेक्युलर स्टेट यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्टेट पॉलिसी, मतलब वो रिलीजन नहीं डिसाइड करेगा कि स्टेट पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म, मतलब ये डिसाइड करेंगे हर कुछ। बर्नी कहते हैं Alauddin became king, he came to the conclusion that polity and government are one thing and rules and decrees, laws are another. Royal commands belong to the king, legal decrees rest upon the judgment of Qazi and Mufti. तो ये कहते हैं बर्नी कि अलाउद्दीन जब राजा बने, अलाउद्दीन जब सुल्तान बने तो उन्होंने ये मान लिया कि पॉलिटी और गवर्नमेंट एक अलग चीज़ है और लॉ एक अलग चीज़ है। रॉयल कमांड है ना, शाही जो भी कमांड होते हैं वो कौन देगा, वो किंग दे सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और उसमें
रिलीजन नहीं इंटरफेयर करेगी और किसी भी मैटर पे जो जजमेंट करना है वो काजी दे सकते हैं. In accordance with this opinion, whatever affair of state came before him, he only looked to public good without considering whether his mode of dealing with it was lawful or unlawful. He never asked for legal opinions about political matters and very few learned men visited him. तो अलाउद्दीन जो है कभी भी लीगल ओपिनियन में जहाँ पर उनको लगता था कि स्टेट का मैटर है, वो कभी भी उलेमा या बाकी लोगों से पूछते नहीं थे कि ये इस्लाम के हिसाब से लॉफुल है या नहीं है. ये सिचुएशन था. Alauddin's long reign of 20 years provided us with only 2 instances which he had some discussion at his own initiative with 2 experts on Islamic theology. Alaul Mulk and Kotwal of Delhi and personal friend of the Sultan, Mughisuddin, the Qazi of Baina and one of the greatest theologians of his age. तो अलाउद्दीन के 20 साल के लंबे समय में हम जो है देख पाते हैं, बस 2 एग्जाम्पल हमको मिलता है जब अलाउद्दीन जो है वो इस्लामिक बातों पर जो है उन्होंने डिस्कशन किया. एक तो अलाउल मुल्क से जो कि दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, और दूसरा मुगीसुद्दीन से जो कि बैना के काजी थे. तो of course Alauddin did not annoy the ulema by challenging their right to have a say in the state affair, but subordinated them through liberal state patronage and tactfulness, which coupled with the exercise of his autocratic authority in general, cowed them down to abject obedience. Mughisuddin was treated as one of the ordinary amirs at the court and never accorded any special treatment by virtue of his being an expert in Islamic law. One day, when efforts were being made for the increase of taxes of subject, Alauddin told Mughisuddin that he had several questions to ask him and desired him to speak the plain truth. It shook the Qazi to the bones, and he replied, "The angel of my destiny seems to be close at hand, since your majesty wishes to question me on the matters of religion. If I speak the truth, you will be angry and kill me." तो क्या हो गया कि एक बार की बात, तो मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं कि अलाउद्दीन जो है ये सारी चीज़ें हमने की, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ कि अलाउद्दीन ने कभी भी रिलीजियस में मतलब उलेमा को एंग्री करने की कोशिश नहीं की या फिर उनसे उनका राइट नहीं छीनने की कोशिश की. उन्होंने उनको सबॉर्डिनेट बता दिया. मतलब मेन कौन है? अलाउद्दीन है. उन्होंने ऐसे नहीं मतलब फोर्स से नहीं बनाया, वो पैट्रोनेज दे करके उन्होंने जो है उनको सबॉर्डिनेट बनाया, और फिर उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बना ली थी कि लोगों को और लोगों के साथ साथ उलेमा को भी पता था कि उनके साथ ओबीडियंस रखना है. मुगीसुद्दीन जो कि एक बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते थे इस्लामिक थियोलॉजी का, उनको एक मामूली अमीर ही माना जाता था और उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था उनके इस्लामिक नॉलेज की वजह से. और एक इंसिडेंट है जहाँ पर अलाउद्दीन ने मुगीसुद्दीन को कहा, एक क्वेश्चन पूछा और कहा कि मुझे सच जानना है. और मुगीसुद्दीन इस बात से बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे सच कह दूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी जो है ना मृत्यु बहुत करीब है, क्योंकि अगर मैं आपसे सच कहूंगा तो आप गुस्सा जाएंगे और आप मुझे मार देंगे. सुल्तान promised to spare his life but commanded him to answer in accordance with what he had read in books. The Qazi began to quote at length the Islamic scriptures in reply to one of the queries pertaining to the treatment of Hindus in an Islamic state. Alauddin smiled at his answers and said, "I do not understand any of the statement thou hast made. I had taken my measures and have made my subjects obedient, so that at my command they are ready to creep into the holes like mice." It clearly show that Alauddin Khalji was an autocrat whose word was law and whose theory of kingship had nothing to do with Islamic principles. तो फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि मतलब मुगीसुद्दीन ने ऐसा कहा कि आप मुझे मार देंगे, तो अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन तुम वही कहना जो इस्लामिक लॉ में लिखा हुआ है. वो एक्चुअली में कुछ हिंदूज के बारे में कि हिंदू को इस्लामिक स्टेट में कैसे ट्रीट करते हैं इस पर पूछ रहे थे कि इस्लामिक बुक में कैसा लिखा हुआ है. तो जो भी कहा काजी ने, अलाउद्दीन ने सुना और फिर उसके बाद वो हंसे और फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया जो भी तुमने कहा, मैंने अपने हिसाब से चीज़ें की और मैंने इतना कर लिया कि वो मुझे ओबीडियंट रहे मेरे साथ और फिर मुझसे डरे रहें और मेरे साथ ओबीडियंट रहें.
और इससे हमें पता चलता है क्या कि अलाउद्दीन जो है वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर थे। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी कि इस्लामिक लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाइल्ड एम्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। The usurpation of the throne by treachery and brute force, accompanied by the acquisition of fabulous wealth and quick victories scored in Multan and Sindh, turned Alauddin's head. His ambitions soared high. Exalted with arrogance and presumption, he began to entertain fancies which had never occurred to any king before him. He began to talk of accomplishing a twofold project of founding a new religion and launching a campaign for the world conquest like Alexander the Great. He argued that just as the Prophet Muhammad had four companions, Abu Bakr, Umar, Usman and Ali, he had his four brilliant lieutenants in the person of Ulugh Khan, Zafar Khan, Nusrat Khan and Alp Khan. He declared, I can with the help of these four friends establish a new religion and creed, and swords of my friend will bring all men to adopt. Though through this religion my name and all of my friends will remain among men to last day, like the name of Prophet and his friends. तो क्या हो गया, अलाउद्दीन के कुछ वाइल्ड एम्स के बारे में दिया हुआ है। तो अलाउद्दीन इतने सारे सक्सेस के बाद जो है अलाउद्दीन फैंसीज रखने लगे। अब वो जो है विश्व विजेता बनना चाहते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह, और साथ साथ वो एक नया धर्म भी लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जैसे प्रॉफिट मोहम्मद के जो है 4 दोस्त थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और आज तक उनका नाम हम लोग जानते हैं, तो मेरे भी 4 दोस्त हैं, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान और अल्प खान, और अगर ये चारों मुझे मदद करेंगे तो मैं दुनिया भर को जो है जीत लूँगा, और इनके तलवार की मदद से, स्वॉर्ड्स ऑफ माय फ्रेंड, तो मतलब विथ पावर जो है ये अपने नए रिलीजन को जो है लोगों तक फैलाएंगे और लोग इनके रिलीजन को अडॉप्ट कर लेंगे और आखिरी दिन तक इनका नाम सबको याद रहेगा। Alauddin used to unfold his second project as follows. My wish is to place Delhi in the charge of vice regent, and then I will go out myself into the world like Alexander in pursuit of conquest and subdue the whole habitable world. तो अलाउद्दीन क्या कहते थे कि मतलब पूरी दुनिया को जीतने के मैटर में अलाउद्दीन कहा करते थे कि मैं जो है क्या करूँगा, मैं जो है दिल्ली पर जो है किसी को मेरे वाइस रीजेंट को बिठा दूंगा और मैं खुद जो है जाऊंगा और फिर अलेक्जेंडर की तरह पूरी दुनिया जहाँ तक लोग हैं हैबिटेबल वर्ल्ड है वहाँ तक जा कर के क्या करूँगा, कैप्चर करूँगा। Over-elated with his initial victories, Alauddin caused himself to be styled the second Alexander, Sikandar-e-Sani, in the khutbah and on his coin. तो अलाउद्दीन जो है इन सारी बातों से बड़े खुश थे और वो अपने आप को सिकंदर-ए-सानी कहलवाने लग गए थे। और it was Alaul Mulk who brought the Sultan to his senses by pointing out the impracticability of his wild aims. At a great personal risk, he made bold to tell him that religion and creed should never be made the subject of discussion by him, as these were the concerns of the prophet, not the business of the king. He emphasized that the prophetic office has never appertained to the king and never will so as long as the world lasts, although some prophets have discharged the functions of royalty. As regards his plan to bring the whole world under his sway, Alaul Mulk made the Sultan realize that there were so many kingdoms and regions in India which were not yet under his control, and Sultanate faced grave danger from the Mongols, and there was no minister like Aristotle to manage the affairs of the state during his long absence on a world campaign. Alaul Mulk therefore advised the Sultan to pay wholehearted attention to the state affairs and refrain from indulgence in excessive drinking and other sensual pleasure. Alauddin was deeply impressed by his exposition. He richly rewarded the scholar and promised to follow his wise counsel. तो क्या कहा जा रहा है, अलाउद्दीन जो है ये वो इन्हीं सारे यही सपने देखते रहते थे, खुद को सिकंदर सानी भी कह दिया और जो है सिक्के भी बंटवा दिए और मतलब हमेशा यही सोचते रहते थे। तब अलाउल मुल्क जो है उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि अलाउद्दीन बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, वो मार भी सकते थे, तो जान को जोखिम में डाल करके अलाउल मुल्क ने जो है बताया कि सुल्तान कितनी इम्प्रैक्टिकल बातें सोच रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा, कोई भी सुल्तान जो है वो धर्म नहीं फैलाता है और ये चीज़ें उसको सोचनी भी नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा कि हाँ कुछ प्रॉफिट्स ऐसे रहे जिन्होंने रॉयल चीज़ों को भी मैनेज किया है, बट अलाउद्दीन को ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और दूसरा कि पूरे के पूरे होल वर्ल्ड को जो कैप्चर करने की आप बात कर रहे हैं, तो पहले इंडिया में ही कितने सारे रीजन्स बचे हुए हैं जो हमने नहीं कैप्चर किया है, और साथ साथ मंगोल भी आक्रमण करते रहते हैं, और आपके पास कोई एरिस्टोटल जैसा मंत्री भी नहीं है जैसा सिकंदर को था, तो आपके स्टेट को कौन देखेगा जब आप एब्सेंट रहेंगे। फिर अलाउल मुल्क ने कहा कि इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप क्या करें, आप अपने स्टेट अफेयर्स को बेटर देखें। अलाउद्दीन काफ़ी इम्प्रेस हुए उसके इस बहादुरी से, और उन्होंने उनको रिवॉर्ड भी दिया, और साथ साथ कहा कि मैं अब जो है आपके बात को मानूंगा। बर्नी के हिसाब से दिस डायलॉग टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ 4 ग्रेट खान्स, उलुग खान, जफर खान, नुसरत खान एंड अल्प खान। Sometime before the third Mongol invasion of India, the reign of Alauddin led by Kutluk Khwaja and was greatly praised by all the wazirs and wise men of the city. तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो बर्नी के हिसाब से ये जो डायलॉग है जो कि अलाउल मुल्क और अलाउद्दीन के बीच में हुआ, ये ग्रेट खान्स के प्रेजेंस में हुआ, उलुग, जफ़र, नुसरत और अल्प खान के प्रेजेंस में, जिसको अलाउद्दीन अपना दोस्त मानते थे और कहते थे कि इनके मदद से वो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करेंगे। और ये कब हुआ, तीसरे मंगोल इन्वेजन से कुछ समय पहले। इससे पहले 2 मंगोल इन्वेजन हो चुका है, इल्तुतमिश के समय में और उससे पहले। तो बलबन के समय में एक बार हुआ, एक बार इल्तुतमिश के समय में। द रेन ऑफ अलाउद्दीन लेड बाय कुतलुक ख्वाजा and greatly praised by अच्छा ठीक है। The truth of his advice dawned upon Alauddin Khalji almost instantaneously. The Mongol invasion, which took place in quick succession 1297, 98, 99, soon after he ascended to the throne, threatened the very existence of Sultanate of Delhi, and Alauddin was hard pressed to safeguard his dominance. तो अलाउद्दीन जो है वो इन सारी चीज़ों को वो बहुत फिर उन्होंने जो है इस बात पर गौर किया जो अलाउल मुल्क ने कहा, और अलाउल मुल्क की बात बहुत ही सही प्रूव हुई, क्योंकि इसके कुछ ही समय के बाद जो है 1297, 98 और 99 में जो है मंगोल इन्वेजन्स होने लगा, जिसने जो है दिल्ली को पूरा थर्रा के रख दिया। अलाउद्दीन जो है वो उनको अब लगा कि बहुत ही नीड है कि अपने डोमिनेंस को सेफगार्ड किया जाए। His attempt to bring the unconquered parts of the country under his control was stubbornly resisted by Hindu chieftains. वो कोशिश कर रहे थे कि जो कंट्री का बाकी पार्ट है जो उन्होंने कंट्रोल नहीं किया है वो कंट्रोल करें, बट हिंदू चीफ्टेंस ने जो है एकदम अच्छे से उनको जो है इसमें जो है बदला लिया, उनको नहीं करने दिया। Siege of Ranthambore, which lasted many months and taxed all his energies, made him bitterly conscious of the sad reality that he had been living in the fool paradise when the talk of conquering the world in the role of the Alexander. तो रणथंबोर जो है काफ़ी समय तक उन्होंने सीज किया और पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन उससे उनको पता चला कि वो जो है एक फॉल्स वर्ल्ड में रह रहे थे, एलेक्जेंडर बनना चाह रहे थे, यहाँ पर एक रणथंबोर कैप्चर नहीं हो रहा। Within 4 years of his period of rule, as many as 4 attempts were made on his personal life by his rebellious kinsmen and other disaffected element. These developments took the wind out of his wild plans, and he began to distrust those very nobles with the assistance of whom he intended to accomplish those schemes. Alauddin therefore gave up the idea of founding a new religion, likewise of world conquest. Instead, he adopted a down-to-earth policy which comprised the defense of Sultanate from Mongol menace, strengthening of his armed forces, and enrichment of royal treasury, on which the very stability of state was based, curtailment of the power of noble, and extension of his imperial sway over the unsubdued parts of India. He achieved ample success in fulfillment of these objectives. तो अलाउद्दीन जो है, और अलाउद्दीन के जान को भी लेने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन अब जो है बहुत ही शक करने लगे उन लोगों पर भी जिनके मदद से वो चाहते थे कि वो नया रिलीजन बनाए, वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट करें, उनको अब उन लोगों पर भी शक होने लगा, क्योंकि अलाउद्दीन के करीबी लोगों ने उनको 4 बार मारने की कोशिश की। ऐसे में अलाउद्दीन जो है उन्होंने क्या किया, रॉयल ट्रेजरी वगैरह सब अपना स्ट्रॉन्ग किया और मंगोल में ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, और जिन एरिया को इंडिया में उन्होंने नहीं कैप्चर किया उधर उन्होंने ध्यान दिया। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज अलाउद्दीन्स इंपीरियलिज्म, ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।